जो हो। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑडिबल विजिबल। ठीक। यस। जेई एडवांस। कितने क्वेश्चन करने? 1 से 21, यही था ना होमवर्क। तो ये हमारा जे एडवांस आज कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब। किया है तुम लोगों ने? बढ़िया। कहाँ गया शीट? चलो भाई, शुरू करते हैं। जे एडवांस एक्सरसाइज। जे मेंस एडवांस है ना, ये तो बाकी सारा हो चुका है। जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2, 3, ये वाला। ये देखो, एबीसी क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देख भैया, बातें मत करो यार भाई। एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया हुआ? ठीक है। और इधर अपने को दे रखा है ए माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन S2 में भी था, है ना? उसमें साइन बस बीच में शायद प्लस कर दिया था आखिरी वाले में। हाँ, तो वो तो इससे थोड़ा अच्छा था। ये तो लल्लू है मेरे हिसाब से। ये 9 हो गया। और अपने को बोला गया कि 2a प्लस 5b प्लस 5c, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना। ये ना क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो ओपन कर दो इसको, है ना? ओपन करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 1 1 हो गया। लिख दो डायरेक्टली 2। ये 2, ये 2, 6 लिख दो डायरेक्टली। और फिर यहाँ पर -2 टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी लिख दूं क्या? इज इक्वल टू 9। तो सिग्मा ए डॉट बी आ गया, या 2 टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी आ गया -3। सही है क्या? अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि अपन यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा ए स्क्वायर +2 टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी। समझ रहे बात को? अब ये देखो कितना है, ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा ये तो। और ये वैल्यू कितनी है देखो, -3। तो देखो कितना आ गया, 0। इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आने का मतलब है वो वेक्टर नल वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और कुछ नहीं, नल वेक्टर है। तो बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 5 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -a। तो देखो आंसर 3 आ गया, अगर तुम्हें समझ में आया हो तो मैंने बी प्लस सी की जगह क्या लिख दिया? माइनस। आया समझ में? हो गया थर्ड का ए पार्ट। फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, फिफ्थ वाला देखेंगे। फिफ्थ वाले में मेरे को लगता है सब लोगों ने 8 बना लिए होंगे। आई प्लस जे प्लस के बनेगा, और एक एकदम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। फिर एक आई प्लस जे माइनस के बनेगा, तो एक इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला बनेगा। फिर एक आई माइनस जे प्लस के बनेगा, तो एक माइनस आई प्लस जे माइनस के बनेगा। एक आई माइनस प्लस जे प्लस के बनेगा, तो एक आई माइनस जे माइनस के बनेगा। सही नहीं? 8 बन गए। तो इन 8 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करने का तरीका 8C3। बस इसमें लफड़ा ही हो जाएगा, कुछ जो अपन सेलेक्ट करें उनका बॉक्स 0 हो जाएगा, वो हटाना पड़ेगा क्योंकि वो कोप्लेनर हो जाएंगे। तो ध्यान से सोचो, बुद्धि लगा के। अगर तुमने ये 2 लिए होते एक साथ और इन 6 में से कोई भी एक उठाया होता, तो पक्का ही बॉक्स 0 आता। क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को उठाएंगे तो इनके लिए तो दोनों रो जो है वो सेम ही होगी ना। एक इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लोगे तो। ऐसे ही देखो, इन दोनों को एक साथ उठा के बाकी 6 में से कोई उठाया होता तो भी होता है। इसी वजह से इन दोनों में से ये दोनों तो लेने ही पड़ते, बाकी 6 में से कोई एक लेता। समझ में आ रही है बात? ऐसा ही इनके साथ भी होता। तो ऐसे लेने के कितने तरीके हैं? 4। तो पहले इसकी बात करते हैं। अगर ये लिया होता तो इसको लेने का कितना तरीका? एक। और बचे हुए 6 में से एक उठाने का तरीका 6C1 माइनस करना है। ऐसे कितने केस होंगे? ऐसे 4 केस होंगे। एक ये वाला, बाकी 6 में से उठाया। एक ये उठाया और बाकी 6 में से एक उठाया। नहीं समझ में आया?
ये तो दिख रहा है ना, बॉक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि रो आइडेंटिकल हो जाएगी, तो ये तुम्हारा आंसर। 4C3 मतलब? हाँ हाँ हाँ, 4 में से 3 सेलेक्ट करे और दो दो दो, नहीं वो तो गलत आ गया ना, दो 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 उठाएंगे तो 4 में से 3 सेलेक्ट करे। हाँ, तो फिर 2C1 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 4 बार आएगा, तो वो तो। अच्छा, तुमने इधर से पहले ग्रुप उठा लिया और उधर से फिर एक एक उठा लिया, हाँ ये भी कर सकते हैं, एक ही चीज है। 24 ही बनेगा उससे भी, 4 × 6 24 ही आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना, एक ही चीज है। फिफ्थ हो गया हमारे पास। छठा, सातवां, आठवां, नाइन्थ क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th, ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली देयर इज अ ब्लंडर, है ना। और वो ब्लंडर क्या है, अगर तुमने नहीं समझा तो तुम लोग भी मतलब सही नहीं पढ़ते हो सब लोग। पढ़ते ही क्वेश्चन को, जो भी बच्चे ने कॉपी पढ़ी हुई है, जो भी मैंने पढ़ाया अगर पढ़ा है, तो पढ़ते ही बोलेगा कि हाँ सर इसमें तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन हम लोग अगर नहीं पहचान पाए और हमने देखा कि यार बोनस से क्यों हुआ, तो फिर इसका मतलब है हमारे भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं। क्या लिखा हुआ है, सपोज दैट पी क्यू आर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन आर क्यूब। ये आर क्यूब सिंबल और कुछ नहीं, स्पेस एक्स वाई जेड के लिए इस्तेमाल होता है। लेट द कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर अलोंग, एस वेक्टर का कंपोनेंट पी के अलोंग क्या होगा, एस डॉट पी क्या, एस डॉट पी अपॉन पी का मैग्नीट्यूड। ये कितना दे रखा है उसने, 4। इसी तरह से एस डॉट क्यू अपॉन क्यू का मैग्नीट्यूड, ये 3 दे दिया। फिर एस डॉट आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ये उसने कितना दिया है, 5 दे दिया। ये दे दिया उसने डेटा अपने को। अब वो कह रहा है कि एस का कंपोनेंट इसके लॉन्ग, तो एस का कंपोनेंट दूसरा वाले यानी डॉट माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, हाँ ना। और ये इज इक्वल टू कितना, एक्स। ऐसे वाई और जेड भी है ना। अरे, तो मैं अगर इन तीनों को इक्वेशन को देखूं, तो इस इक्वेशन से ये निकालना संभव ही नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी भी तरह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। समझ आ रही बात, यू कैन नॉट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू। आप एस डॉट पी की वैल्यू यहां से रख दोगे, मान लिया 4p, एस डॉट क्यू रख दोगे 3q, मान लिया, एस डॉट आर रख दोगे 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ऊपर रख दोगे आप। बट ये कहां से लाओगे आप, ये आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में नहीं है जिससे कि अपन इस पे जा सकते। कुछ समझ में आया क्या? अब सोचो जरा कि उन्होंने क्या सोच के, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनाया होगा पेपर में डालने के लिए, उनसे क्या गलती हुई होगी कि उन्होंने ये चीज को सोचा नहीं, या उन्होंने कुछ गलत सोचा होगा जिसके कारण उन्होंने ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया होगा। जरा सोचो। कितने, अभी देखो, एक खट बोलना कोई मतलब नहीं है ना, 1 मिनट पहले सोचे क्या क्या सोचा होगा। कई लोगों ने तो घर पे पक्का सोच लिया होगा, सोच के आए होंगे उन्होंने, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा इसमें ये लफड़ा है, तो उन्होंने घर पे सोचा भी होगा कि ये लफड़ा ही है। बट जरा बाकी लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे कि ऐसा मतलब क्या है यहाँ पर जो मिस हो गया उनसे, जिसके कारण ये क्वेश्चन बोनस हो गया अपना। और मैं तुमको बताऊं क्वेश्चन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस, है ना, ये बहुत सुलझे हुए बढ़िया लोग हैं, एक बार में अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी बोले। अभी थोड़े दिन पहले मैं, तुम लोगों ने भी लास्ट ईयर देखा होगा, कंपाउंड एंगल की शीट में एक क्वेश्चन आता है, उसमें है ना, सॉल्व करते हैं तो अपना रिलेशन आ जाता है tan α/2 अपॉन tan β/2 इक्वल्स टू +-√3। याद है तुम लोगों को, हाँ ना। हाँ, जे एडवांस का लास्ट क्वेश्चन जो था ना, जे एडवांस की शीट में, उसमें क्या था कि cos अल्फा और cos बीटा का एक रिलेशन दे रखा होता है, और उसमें अपन सॉल्व करते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं, तो आंसर आ जाता है tan α/2 अपॉन tan β/2 का रेशियो +-√3 आ जाता है। बट वो बोनस हो जाता है सवाल। क्यों हो जाता है बोनस, उसका सिंपल सा एक कारण होता है कि जो गिवन इक्वेशन थी वो अल्फा और बीटा की पाई वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही थी, 2 पाई 3 पाई इन सब के लिए सेटिस्फाई हो रही थी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए। अब जैसे ही तुम्हारा रिलेशन क्या है, tan α/2, तो पाई/2 बन गया, और tan α/2 क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो दो अनडिफाइंड चीज का रेशियो आप √3 और -√3 कैसे बोल सकते हो? इतनी सी चीज के लिए उन्होंने बोनस कर दिया। ये फर्क होता है। और यही पेपर अगर, यही क्वेश्चन अगर किसमें आता, बोल के देख लो क्या, ये तो है, आंसर आ रहा है ना उसका, तो ये फर्क है दोनों चीजों में। इसमें भी ध्यान से अगर तुम सोचो, एक छोटा सा ब्लंडर है, कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर, जिसके कारण ये क्वेश्चन बोनस हुआ, सोचो तो। मतलब सामने वाला पता है क्या चाह रहा था, सामने वाला वैसा कुछ चाह रहा था, आई कैप
जे कैप और के कैप की तरह काम कर लो। बट उसकी तरह काम करने के लिए आपके पास तीन कंडीशन होती है आई, जे और के में। एक तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता ना कि ये जो पी क्यू आर वेक्टर है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे दिए होते और इनका मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर हो जाता, तो देन वी वुड हैव वर्कड अबाउट दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ये उन्होंने मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन। उन्होंने क्या नहीं दिया इसके अंदर कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड आर आल्सो इक्वल। और वो मैग्नीट्यूड दे देते तो बढ़िया रहता कि ये इसके बराबर है, तो फिर ये वर्कआउट हो जाता। कुछ समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? बट ये तो यहाँ नहीं दिखा कहीं पर भी क्वेश्चन में, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन व्हिच इज कन्वेइंग दिस मैसेज। तो ये लफड़ा था इसके अंदर, बट उन्होंने माना गलत है, उन्होंने बोनस किया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 10। हाँ 10th। ये 10th था या 11th था? 10th था। ठीक है, आगे बढ़ते 11th। तो हाँ, सी और डी। चलो ये देखते हैं। ये तो समझ में आ गया ना सब लोगों को? तो हटा देते हैं, बोर्ड पे जगह बना दें थोड़ी सी। ऑनलाइन वालों को भाई बात पल्ले पड़ी क्या, ये क्वेश्चन बोनस क्यों हुआ इसके बारे में कुछ आइडिया लगा? कुछ कुछ लोगों ने तो देखो, जिन्होंने जो टाइम नहीं देते उनको तो चीजें एक बार में समझ में आए इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो लोग घर पे क्वेश्चन के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उनको होपफुली समझ में आ जाता होगा हम बातें क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th सिंपल क्वेश्चन है, यू कैप दे रखा है U1 U2 एंड U3। ठीक है बात। और ये यूनिट वेक्टर है, लिखा ही हुआ है W कैप। W कैप जो है वो 1/√6 है। इट इज I कैप प्लस J कैप प्लस 2 टाइम्स K कैप। और हमें दे रखा है कि U कैप क्रॉस V वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। एंड साथ में हमें दे रखा है W कैप और डॉट U कैप इंटू U वेक्टर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो यहाँ पर हम चले तो ये लिखा हुआ है अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ U मैग्नीट्यूड ऑफ V इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तो 1 है ही सही, यानी मॉड V साइन थीटा इज 1। तो हम लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये U कैप है और ये वेक्टर हमारा V है, तो मॉड V साइन थीटा ये डिस्टेंस बताता है। ये पहले भी अपनी चर्चा हो चुकी है, ये एंगल थीटा इनके बीच का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड V साइन थीटा। तो मॉड V साइन थीटा कितना आ रहा है? 1। तो ये वाला पॉइंट तो इस पैरेलल लाइन पे कहीं पर भी मूव कर सकता है। इसकी तो समझ में आ रहा है ना? अगर ये इसके पैरेलल बना दूंगा तो परमानेंट डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स हो गया ना इनका। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो एक तो यही है कि V के लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है इस वेक्टर से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, ये हमारा 1 है। तो ये इस पैरेलल लाइन पे कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो एक तो तय हो गया कि इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। दूसरा, हम लोग इसको भी अगर पिक्चर में लाएं तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस cos ऑफ सम एंगल लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू 1। अब ये मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी 1 है, अपने पास cos अल्फा भी 1 आ गया। इसका मतलब अल्फा 0 है, और अल्फा 0 होने का मतलब वेक्टर्स लाइक पैरेलल हो गए। लाइक पैरेलल होने का मतलब ये दोनों वेक्टर्स लाइक पैरेलल है, मतलब u क्रॉस v इज लैम्डा टाइम्स w कैप। बट इसका मैग्नीट्यूड तो खुद ही 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो ये लैम्डा भी 1 ही आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये तुम्हारे पास रिलेशन आ गया कि एक्चुअली में u कैप क्रॉस v इज नथिंग बट w। अब वो कह रहा है कि अगर u जो है वो एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v, या फिर एक्स जेड प्लेन पे लाई करेगा। अब एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा तो क्या होगा? अगर वो एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा, पहला पार्ट सी पार्ट कर लेते हैं, इट लाइज इन एक्स वाई प्लेन। तो जरा बताओ एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा? u3 तो 0 हो गया ना तुम्हारे पास। u3 0 हो गया तो तुम्हारा u वेक्टर क्या हो गया? u1 i कैप प्लस u2 j कैप। नहीं आया समझ में? अब आगे बढ़ो, इसके अंदर अपने पास क्या रिलेशन और काम का है? तो तुम्हारे पास क्या ये डब्ल्यू कैप की वैल्यू मिल चुकी है तुम लोगों को? डब्ल्यू कैप तो दे रखा था ना शायद, ये दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा? तो मेरे हिसाब से तुम ये जानते हो, और तुम वी मान लोगे कुछ, और फिर इससे क्या कर लोगे? कंपेयर। कंपेयर करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? ये देखो, पता है तुम्हें, दिख रहा तुम्हें ये रहा, यू नो दिस, और तुम्हें पता ही ये इसके बराबर है, और यू तुम्हें दिख रहा है क्या है? u1 i कैप प्लस u2 j। क्या ये v के कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो?
नहीं आएंगे? हाँ हाँ, यू कैप डॉट, हाँ ये भी कर सकते हैं बिल्कुल, और आसान हो जाएगा। यू कैप डॉट डब्ल्यू कैप को जीरो कर देते हैं, ये और बढ़िया है। तो यू कैप डॉट डब्ल्यू कैप करेंगे तो वो रहा यू, और वो ये रहा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल गया तुमको, u1 प्लस u2, जीरो ही आएगा ना यार, ये तो जीरो आ गया क्योंकि नीचे वाला कांस्टेंट तो बराबर है दोनों में, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u1 प्लस u2 बराबर जीरो, तो मिल गया ना इससे अपने को u1 बराबर माइनस u2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर कर दें तो कोई हर्ज है क्या? कोई हर्ज नहीं है, बराबर आ गया। इसी तरह से अपना डी वाला भी चेक हो जाएगा। डी वाले में क्या लिखा है उसने, एक्जेड प्लेन, तो एक्जेड प्लेन में हमारा u2 जीरो हो जाएगा। तो तुम्हें दिख ही गया होगा, यहाँ पर तो क्या थे, दोनों के कोफिशिएंट सेम थे, यहाँ पर ये 2 आ गया, तो इधर 1 आएगा और इधर 2 आएगा, तो वो बराबर नहीं होंगे, 2 का रिलेशन इधर की तरफ आएगा u3 के साथ। समझ गए क्या? मतलब आसान है, तुम लोगों ने जिन्होंने भी मेंस करी है और एडवांस करी है, ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं टफ वाले की जो ना कर सके पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो शीट वीट पूरी लगाते हैं, टेस्ट जो नोट से पढ़ते हैं वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। 12 नंबर हो गया। फिर आगे आते हैं पैराग्राफ 13 एंड 14। 14 के अंदर कंपाउंड एंगल का एक रिजल्ट याद होना चाहिए, किसी भी ट्राइंगल में cos a प्लस cos b प्लस cos c, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, बहुत बहुत काम का रिजल्ट है ये। इन एनी ट्राइंगल एबीसी सिग्मा cos a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3/2, ये पता होना चाहिए, और ये पता है तो फिर ये क्वेश्चन एक लाइन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्यों एक लाइन का हो गया समझ में आ रहा है, क्योंकि cos का p प्लस q क्या बन जाएगा, माइनस cos r, तो ये माइनस टाइम्स cos p माइनस cos q माइनस cos r बन जाएगा। तो इसी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, ग्रेटर इक्वल टू -3/2। और मेरे ख्याल से उसके बाद तुमको दिख ही रहा है कि व्हाट शुड बी योर आंसर। एक ही ऑप्शन मैच करेगा बी। 15 नंबर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 नहीं हुआ है, मतलब शर्म आना चाहिए, कितना लल्लू क्वेश्चन है। तुम ध्यान से देखो, 2020 के क्वेश्चन और 2021 के क्वेश्चन, 2019 के, 2018 के, कितने लल्लू क्वेश्चन पूछे गए। मतलब अगर अपन ऐसे क्वेश्चंस को भी ना कर पाए तो फिर तो अपन नंबर छोड़ रहे हैं ना एग्जाम में एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है किसी ने भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। यू वी डब्ल्यू वी द वेक्टर्स इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, यू एंड वी आर यूनिट वेक्टर, तो यू और वी का मैग्नीट्यूड 1 है, पहली चीज तो ये। विच आर परपेंडिकुलर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये डॉट ये जीरो नहीं है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर अपने को साथ में कुछ u डॉट डब्ल्यू दे रखा है, v डॉट डब्ल्यू दे रखा है, और w डॉट डब्ल्यू यानी w का मैग्नीट्यूड दे दिया एक तरीके से उसने। वॉल्यूम, अरे भाई सब तो दे दिया उसने। वॉल्यूम क्या जाएगा, बॉक्स u v w, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग। गजब भाई, है ना। ये तो मैंने इतना लिखाया था स्टार लगा के कि बहुत रिपीटेडली जी में आता रहता है। इसकी वैल्यू को अपन u डॉट u, u डॉट v, u डॉट सब, और क्वेश्चन भी कराया था वॉल्यूम वाला, बस यार टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम वाला कराया था, ये पैरेलल पाइप की वॉल्यूम पूछ लिया है। और सारे डॉट दे रखे हैं और सबका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये डिस्कशन और कुछ था क्या इसके अलावा? तो यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया कौन सा, वेक्टर। अब हम लोग अगले टर्न के लिए 3D में से होमवर्क लिखें, 3D की शीट। अब एक बात सुन लें अपन लोग, 3D की जो शीट है वो पिछले साल से रिवाइव हुई है। रिवाइव होने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन जो O1 में थे या O2 में थे उनको DUSL में शिफ्ट किया गया है। तो जो बने हुए पीडीएफ वाले सॉल्यूशन है वो तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तो क्वेश्चन तो सारे जो भी हैं वो उसमें पीडीएफ में मिल जाएंगे, बट ऑर्डर किसी किसी का ऊपर नीचे होगा, हमको ढूंढना पड़ेगा क्या हमें पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। सीधी सी बात है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं चाहिए, कुछ लोग नहीं चाहिए, मैं आज अपलोड कर दूंगा, बट कोई ये ना बोले कि सर इसमें तो जमवर्ल्ड हो रहा है, ये क्वेश्चन तो ओवन का नंबर 20 था, ये तो सर ओवन में 20 की जगह 18 पे आ गया, वो सब होगा। हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन होगा वो हम पढ़ सकते हैं, बट ऑर्डर वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि शीट्स अपडेट हुई है लास्ट ईयर से,
और वही हमारे अगले चैप्टर प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कुछ कुछ जगह पे होगा। जे मेंस और जे एडवांस में हमें ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं मिलेगा। S1 S2 में भी हमें सिर्फ एक या दो क्वेश्चन का ऑर्डर डिस्टर्ब मिलेगा, ज्यादा का नहीं। लेकिन O1 O2 में 4 से 5 क्वेश्चन शिफ्ट कर दिए गए हैं, किसमें, डू योरसेल्फ में, तो उनका ऑर्डर जरूर शिफ्ट हो जाएगा। था क्या हम लोग यूज कर पाएंगे उसको? तो मैं तो कर दूंगा, लेकिन तुम लोग बस इस बारे में ये ध्यान रखना कि ऑर्डर विल नॉट मैच। ऑनलाइन वालों को ये बात समझ में आ गई क्या? हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, हो सकता है ऑर्डर हमें ऊपर नीचे दिख जाए कुछ जगह पे, बट इट विल नॉट बी कि ऐसा ही 70% शीट में हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो हार्डली 15% मैक्सिमम, मान लो 10 से 15% क्वेश्चन के अंदर कुछ ऑर्डर्स का बदलाव है। तो ये मैं बता दिया हूं ताकि तुम लोगों को मतलब सॉल्यूशन देख करके वैसा ना लगे, है ना। डू योर सेल्फ इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या कहां तक पढ़ा, एक बार मुझे बताओ जरा। 3D के अंदर प्लेन की इक्वेशन हमने डिराइव कर ली थी, और हमने कार्टेशियन फॉर्म डिराइव करके उसका रिलेशन देख लिया था नॉर्मल के साथ क्या होता है, शायद यहां तक कर लिया था हम लोगों ने, है ना। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे डू योर सेल्फ। चलो एक बार पहले अपन देखते हैं कि कहाँ तक आज हमारी थ्योरी होगी, फिर डिसाइड करके देंगे। पहले अपन पढ़ लेते, क्योंकि अभी प्रिडिक्ट करना है कि अपन लोग कहाँ तक पहुंचेंगे। चलो भाई, कौन बताएगा? एक क्वेश्चन कोई बताएगा मुझे, वो जगह उधर से। हाँ तुम खड़े हो यार, चलो तुम ही हो जाओ यार। हाँ, जो उधर देख रहे हैं ना, तुम खड़े हो जाओ। हाँ, कैसे बताऊं मैं अब? 1 2 3 4th बेंच पे थर्ड हुआ है। हाँ, तुम बता दो चलो। ये हमारे पास कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ यही बोलेगा ना। ये किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन लिखी हुई है बोर्ड पे? अरे आराम से बताओ यार, डरना क्या है इसमें। पढ़ा है ना पिछला लेक्चर? क्लास आ रहे थे, दो दो टर्न से, पिछली 2 टर्न पे क्लास आए थे, तो ये बताओ किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है ये? अरे प्रभु, ये किसकी इक्वेशन लिखी है बोर्ड पे? यार ये इक्वेशन किसकी है भाई? तुम पिछली क्लास में थे ना, क्लास में तो ऐसा कुछ पढ़ा था ना अपन ने? नहीं पढ़ा अपन ने? यार बोलो ना यार, कुछ तो, कुछ बोल दो, पिछले टर्म पे क्या पढ़ा था? अच्छा वेरी गुड, उसके बाद क्या पढ़ा था? याद करो, कुछ पढ़ा था, हेडिंग लिखी थी। यार पढ़ते नहीं हो तुम? हैं? उसको क्यों नहीं आता फिर बताओ जरा। है? तो यही मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि मैंने तो पढ़ाया था, उसको क्यों नहीं आ रहा? वो क्लास में भी था, बोल रहा है क्लास में अटेंड करिए, बोल रहा है नोट्स भी पढ़ रखे हैं, फिर भी उसे नहीं आ रहा। अब मैं क्या बोलूँ खुद से? पढ़ते नहीं हो तुम? मैं तुमको ही ब्लेम कर रहा हूँ मैं तो बस, क्योंकि मैं खुद को तो मानूंगा नहीं, तो तुमको ब्लेम करूंगा मैं तो। डर गया? यार मत डर भाई, मैं कहाँ यार। यार मैं नहीं हूं इतना बुरा आदमी भाई।
ये अब मेरी बदकिस्मती है कि मतलब ऐसा होता है, मतलब, है ना। ठीक है, कौन बताएगा इसके बारे में, एंट्रीज कर दो यार। कौन बताएगा कि किसकी इक्वेशन एंट्रीज करूं? अरे नहीं, अरे बोलना नहीं है, हैंड रेज करके बता दो। अब तुम ही बताओ यार। प्लेन की इक्वेशन है ये तो हम लोग कब से जानते हैं, जब हमने मैट्रिक्स में अभी गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ा था। तभी भी अपने को बताया गया था एक लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। चलो बैठो तुम। तो तुम बताओ इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? ये देखो, हो गया वही कहा। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये होगा, टेढ़ा मेढ़ा करके वो लिखेगा और हम फ्लो फ्लो में बोलेंगे। ये मैंने उस दिन भी कहा था। उस दिन भी तुम बड़े ओ कर रहे थे। तुमको लगा अरे इसमें क्या है ना, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। हो गया, देखो ओ हो गया तुम्हारा। यहाँ पर उसने क्या करा, वाई वाला बाद में लिखा है। एक चीज ध्यान रखो, जब भी कुछ पढ़ते हैं तो फॉर्मूला रटने की जगह समझना चाहिए। आई कंपोनेंट का जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, यानी एक्स का कोफिशिएंट आई है, वाई का कोफिशिएंट जे और जेड का के। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस प्लेन का वो आएगा 3 i कैप। सबसे पहले देखो ही एक्स को, फिर देखो वाई को। वाई का कौन है? 5। और ये -4 के। वो होता है क्योंकि हमें आदत होती है ऐसे पढ़ने की और हम फ्लो फ्लो में बोल जाते हैं। तो देखो किसका कोफिशिएंट, पढ़ते टाइम ही बोलो एक्स का कोफिशिएंट देखना है, वाई का देखना है और जेड का देखना है। तो हमारे को नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक हम लोग एक बार देखा हो यार, है ना। कॉपी, सिर्फ हमने बातें करी थी बस, है ना, शायद। प्लेन क्या होता है, ये क्या होता है ना। अच्छा, हमने एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन लिख ली थी वहां पे। वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन लिख लिया, और अगर प्लेन की इक्वेशन में ए अगर 0 जाता है तो हमने वो रेफरेंस लिख लिए थे सारे के सारे। ठीक है। इसी में एक और चीज देखो सामने। मान लो ये दो प्लेन है, नोट है ये भी। मान लो एक प्लेन P1 है जो कि A1x प्लस B1 है, बातें नहीं भाई। C1z प्लस D1 बराबर 0 है। और ये P2 प्लेन है जो A2x प्लस B2 है प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0 है। तो मैं बोल रहा हूं, अगर पहला पॉइंट, इफ A1 बाय A2 इज सेम एज B1 बाय B2 is same as C1 by C2 but not equal to D1 by D2. So this means parallel and distinct planes. डिस्टिंक्ट प्लेन्स यानी कि दोनों प्लेन आपस में पैरेलल लेकिन दूर दूर। और अगर यहाँ पर मैं इसको भी बराबर कर देता तो दोनों प्लेन क्या हो जाते, को इंसिडेंट, यानी दोनों प्लेन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाते, हाँ या ना। तो ये हो जाता प्लेन्स आर, या लिख देते हैं प्लेन्स आर को इंसिडेंट। समझ में आ गया क्या? और तीसरा रिलेशन जो हम लोग कई बार अब तो यूज कर चुके हैं, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इज इक्वल टू 0। सोचो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 क्या सिग्निफाई करेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका नॉर्मल दिख रहा है, इसका नॉर्मल दिख रहा है, ये डॉट 0 बन गया, तो यानी कि प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फटाफट नोट कर लो इसको, फटाफट।
देखना सामने, सामने देखेंगे, बाद में लिखेंगे। किसी ने कहा हमें कि कन्वर्ट करो इसको किसमें, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर से सिखा रहा हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में जाना मतलब एक्स आई आर वेक्टर जो लोकस है उसको क्या मानेंगे, एक्स आई वाई जे और जेड के। जल्दी बताओ, आर को अगर मैं यहाँ पे एक्स आई वाई जे और जेड के लिख दूं ऊपर तो क्या आंसर आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। किसकी इक्वेशन, ये प्लेन का ही लिखा हुआ है, आर डॉट एन इज इक्वल टू के, अगर याद हो तो। आर डॉट एन इज इक्वल टू के। इसने बोला इस प्लेन को किसमें चेंज करो, वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल बताओ, 3i 4j प्लस के, दिख रहा है। और अब यहाँ लिख देंगे आर डॉट, दिख रहा है क्या, इज इक्वल टू ये के। ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, आर डॉट एन इज इक्वल टू के वाला फॉर्मेट। याद आ रहा है क्या। अब तुम बोलो सर ये आता था इससे, आपने बताया था आर माइनस ए का डॉट एन के साथ, है ना। तो सर ये आर, इसको क्या आप इसमें चेंज कर सकते हो क्या। तो ध्यान से सुनना, एक बात मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि ये एक क्या होता था, इस प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट, और प्लेन पे कितने पॉइंट, तो ये इस ए की वैल्यू यूनिक तो नहीं हो सकती। बट मैं तुम्हें एग्जांपल के, कोई बोले सर इसको लिख के एक एक दिखा दो, चलो तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्स को 0 रख दो, वाई को 0 रख दो, तो जेड 9 आ गया। तो इसको एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 9। तो इस ए की वैल्यू को मैं चाहूँ तो 9 के कैप ले सकता हूँ। किसी बच्चे ने बोला सर और कुछ ले लो क्या, मैंने कहा इसको 0 ले ले, इसको 2 ले ले, तो ये 1 हो जाएगा। तो 0 2 1, भाई ये तो वही हो गया ना, जैसे लाइन पे हम लोग एक पॉइंट कुछ ले तो वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर हम एक्स और वाई कुछ लेंगे तो जेड भी कुछ आ जाएगा। तो इसको ए को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो क्या मैं इससे इस पे जा सकता हूँ, हाँ। बट जरूरी नहीं कि जो मैं ए सोच रहा हूँ वो ए ऑप्शन में मिले, हाँ ना। नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए अपने को ज्यादातर आंसर जो लिखे होते हैं उसको वेक्टर फॉर्म में वो इसी तरह से लिखा हुआ होगा। समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा। वैसे भी अपने को ये क्वेश्चन बोर्ड में मिलता है 1 नंबर के लिए कन्वर्ट करने का, ये जो दोनों क्वेश्चन है 1 1 नंबर के बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, आईटी में ये सब, है ना। उनकी बेचारी हिम्मत नहीं होती है सब पूछने की। अब हम लोग अगेन कुछ क्वेश्चंस जो स्कूल के लिए हमारे या बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आईटी के पोर्शन पे। हो गया। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, बहुत एलिमेंट्री लेवल के है ना। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ द feet of normal, if the feet of normal from origin on plane is 1 2 3, feet of normal from origin on the plane is 1 2 3। बेसिक क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी ना बुक। मतलब सोचो ये एक प्लेन है, इसकी इक्वेशन मांग रहा है तुमसे, बताओ क्या होगी। और ओरिजिन से यानी 0 0 0 से इस पे क्या डाल दिया है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर, और वो कहाँ मिल रहा है इस प्लेन को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसने 1 2 3 दे दिए। हमसे बोल रहा है इस प्लेन की इक्वेशन बताओ। हो गया, हो तो गया, सब सब उसने ही तो दे दिया, हमें तो बस एक लाइन लिखनी है। क्या मिल गया प्लेन पे पॉइंट, 1 2 3। और यही तो नॉर्मल वेक्टर है, क्योंकि ये ऊपर से परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। तो प्लेन का नॉर्मल क्या हो गया,
आई प्लस 2j प्लस 3k। और अपन ने बोला था प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, प्लेन पे पॉइंट मिल गया तो अपन ने कहा था ऐसा लिख देना x-1 y-2 z-3 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे क्या आ जाएगा 1, इसके आगे 2 और इसके आगे 3। खत्म, दिस इज द आंसर। नहीं आया समझ में, दी एंड। दूसरा तरीका इसी को करने का, कुछ लोग बोलते हैं सर क्या ऐसा लिख सकते थे क्या, और एक तरीका कि प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो ये दिख रहा है नॉर्मल, तो अपन नहीं बोलते ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, तो वो बोलेगा कि सर ऐसा लिख दो x प्लस 2y प्लस 3z प्लस डी बराबर 0। और सर इस डी की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 1 2 3 क्या कर दो सेटिस्फाई, तो डी आ जाएगा। अबे एक ही बात है, ऊपर वाले को लिखो इसको लिखो सिंप्लीफाई करो, एक ही आंसर है। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन, मतलब फटाफट लिखते चलना है। देखो ये एलिमेंट्री क्वेश्चन तो अपन सिर्फ है ना थोड़ा सा मतलब समझने के हिसाब से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी कह सकते हैं बोर्ड लेवल का ही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार मेंस में भी आ जाते हैं, पहले के मेंस के पेपर के हिसाब से अगर बात करें तो। जिन्होंने भी वेक्टर का ईमानदारी से पूरा शीट किया, नोट्स पढ़ा, उन्होंने जेई मेन और जेई एडवांस देख लिया, लेवल किया है ना, और उनको पता चल गया कि नंबर लाना क्यों बोला जाता है, आसान है। 3D में भी अगर ईमानदारी से उन्होंने पढ़ा तो उनको 3D में भी समझ में आ जाएगा कि क्यों कहा जाता है कि ये दोनों चैप्टर के 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, और वो करना स्कोरिंग है एकदम। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 2 2 1 एंड बी 1 -2 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, एंड वो प्लेन ए और बी से पास कर रहा है, एंड दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4 बराबर 0। आई होप सबको दिख गया है, तो आसान क्वेश्चन है सर। फोटो बनाओगे, सोचोगे या फिर दिमाग लगाओगे, कैसे भी करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन, और ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ना। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी लेवल के लो, बोर्ड लेवल के लो। हम्म, हाँ मतलब करना क्या है कि हमारा जो प्लेन है उस पे कितने पॉइंट हैं, 2। इस प्लेन को P बोल देते हैं, हमारा प्लेन है P1। हमारे प्लेन पे कितने पॉइंट मिल गए, 2, एक A और एक B। ये दे रखे हैं 1 -2 और 3, और ये पॉइंट दे रखा है 2 2 1। अब हमारा जो प्लेन है उसमें ए और बी है मौजूद, और हमारे प्लेन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि P1 अगर P2 के परपेंडिकुलर है तो हमारा जो प्लेन P1 है उसका नॉर्मल इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा। और क्या वो इस ए बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, क्या हमारा जो प्लेन का नॉर्मल होगा क्या वो ए बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा क्या? तो हमारा प्लेन का जो n1 नॉर्मल है वो इसके n के भी परपेंडिकुलर है, और ए बी के भी परपेंडिकुलर है। ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो कैसे लिखा जाता है, उन दोनों के क्रॉस से। तो हमारा जो ये n1 आएगा ये सिंपली आएगा n का क्रॉस किसके साथ, ए बी के साथ। और n का मतलब है इसका नॉर्मल वेक्टर, जो कि आई होप दिख रहा होगा, i 2j और 3a। जरा फटाफट बताइए कितना आएगा क्रॉस लेकर, कितना? बाकी लोग देखो एक बार चेक करके बताओ सही आ रहा है क्या। ये समझ में आया तुम लोगों को भाई, या नहीं आया समझ में? क्यों लिया दोनों का क्रॉस? क्योंकि जो प्लेन का नॉर्मल है वो एबी के पक्का परपेंडिकुलर है, और सामने वाले ने बोला है वो किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के। तो प्लेन के परपेंडिकुलर तो उसके नॉर्मल के भी तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो n1 की जो वैल्यू है वो दोनों के क्रॉस से निकल आएगी, हाँ या ना? यही आ रहा, -8 i कैप +5 j कैप +6 k कैप। तो तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी भाई। नहीं लेकिन उसने बीच में -5 की जगह 2 बोला था शायद।
हाँ तो गलत हो गया ना, तुम्हारा 5 आया ना, उसका जे आया, तो गलत होगी ना कैलकुलेशन। जे का कंपोनेंट -5 और +5 चलेगा, उल्टा लिखेंगे तो, लेकिन 5 का 1 थोड़ी हो जाएगा। आगे होगा। एक डेटा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में देखा जाता है एग्जाम में, एग्जाम के अंदर मोर देन 65% स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट गलत निकालते हैं एग्जाम में। एक डेटा बता रहा हूँ तुम लोगों को, ऐसा देखा जाता है, भले वो बोर्ड के पेपर के वो देखें, स्टैट्स उठा के देखें या कंपटीशन के देखें, क्रॉस प्रोडक्ट में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। मतलब 10 बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो अमूमन 6 तो गलत ही निकाल रहे होते हैं, कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं सर ये आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे, है ना, हवन करेंगे और क्या करेंगे, तो ये कुछ आ जाएगा एआई के, जो भी तुम निकालोगे मुझे नहीं पता, तुम लोग निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, a टाइम्स x-2, b टाइम्स y-2, और c टाइम्स z-1 इज इक्वल टू 0। ABC जो है वो यहां से लिख देंगे, ये 2 2 1 मैंने ले लिया, b भी ले सकता था, कोई सा भी एक लेना था। अगला पॉइंट क्वेश्चन, फिर बोर्ड का एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -3 and 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -3 1 एंड इज पैरेलल टू प्लेन, और प्लेन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एंड इज पैरेलल टू दिस प्लेन। बेहद लल्लू क्वेश्चन। हमारा प्लेन इस प्लेन के क्या है, पैरेलल। हमारा प्लेन की इक्वेशन इसी से लिख देते हैं, 3x-4y +2z +d बराबर 0। हाँ है ना, हो गया ना पैरेलल। ये वाला टर्म पूरा डिट्टो किया जाएगा दोनों में सेम, और डी अलग आएगा कुछ। और डी कैसे निकाले, हाँ ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो 3 × 2 -4 × -3 +2 +d बराबर 0। आ गया डी, खत्म क्वेश्चन। नहीं आया, आ गया। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। बोलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0 -2। बोर्ड पे लिखा हुआ है पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0 and -2। Find the equation of plane passing through the point 1 0 and -2 and perpendicular to plane P1 and P2। और P1 और P2 भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन के, P1 के भी परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन, और P2 के भी है। हो गया, हो गया। हमारा प्लेन अगर इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, तो यानी इन दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल हो गया। हमारा नॉर्मल जो हो गया वो एक तरीके से N1 क्रॉस N2 से आ जाएगा क्या, और ये रहा N1 2i j-k, और ये आ जाएगा क्रॉस i-j-k। यहाँ होती है वो गलतियां जो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक प्लेन में चुपचाप से लिख देगा जेड को आगे। फिर बोल रहा हूँ एक्स देखो, वाई देखो, जेड देखो, देखो एक्स वाई जेड, भले वो ऑर्डर में लिखे हो ना लिखे। ये आ जाएगा तुम्हारे पास, है आ जाएगा, क्रॉस निकाल दो। प्लेन यहां से पास कर रहा है तो x-1 कितना, -2i कैप +j कैप -3। भाई चेक करेंगे, सही है क्या, यहाँ 1 और यहाँ पे -3, ये हमारा आंसर है। अरे चेक करेंगे, आ रहा है, ओके।
टू प्लेन्स आर गिवन बाय द इक्वेशन, अगला क्वेश्चन, टू प्लेन्स आर गिवन बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 0। दो प्लेन, एक P1 है और एक P2 है। टू प्लेन्स आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस, ठीक है, दो प्लेन दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, पहला पार्ट है डीसीज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन P1। दूसरा, एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2। तीसरा, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these two planes। इस पार्ट की चर्चा हमने अभी करी थी जब हमने वेक्टर का लास्ट आर्टिकल पढ़ा था। तो मैंने कहा था ये देखो एक तरीके से 3D की शुरुआत भी है और याद भी रखना। मेरे हिसाब से ये तो बेहद लल्लू है। इस प्लेन का नॉर्मल तो हर किसी को दिख गया होगा n1, जो कि क्या दिख रहा है i प्लस 2j माइनस 3k। तो इसका जो डीसी हो गया, डीसीज, तो वो क्या हो जाएगा 1/√14, 2/√14 और माइनस 3/√14। बस यही आंसर है इसका। ये हो गया इसके डीसी। लाइन नहीं है कि प्लस माइनस लगा देना आ गया, यहाँ पे नॉर्मल के पूछे। एक्यूट एंगल के लिए क्या करेंगे, n1 डॉट n2, दो प्लेन के बीच का एंगल वही होता है जो कि उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, बताया था ये, कॉस थीटा। n1 डॉट n2 जल्दी बताओ कितना आ रहा है। तो ये आ गया 2 ये √14 और ये भी √6 कॉस थीटा। आ गया आंसर। थीटा बराबर कॉस इनवर्स कितना 1/√84। और ऑप्टिव्स पूछता तो हाँ पाई माइनस या कॉस इनवर्स का नेगेटिव, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स ITF पढ़ा था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है अगर याद हो तो ये हमारा एक्यूट हो गया। अब इसका क्या आंसर होता है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दीज टू प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन याद करेंगे, बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। जो दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों की नॉर्मल का क्रॉस ही हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन वेक्टर होगा। अब कितने होंगे डायरेक्शन वेक्टर, दो। क्यों, क्योंकि लाइन आगे भी जाती है और पीछे भी आती है। तो अगर n1 क्रॉस n2 निकाला तो एक आएगा, और ऐसे भी सोच सकते हो n2 क्रॉस n1 निकालते तो दूसरा आता। और a क्रॉस b क्या होता है, माइनस टाइम्स b क्रॉस है। तो जो भी a क्रॉस b से आंसर निकले उसके आगे प्लस माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि लाइन के डायरेक्शन वेक्टर की बात हो रही है। समझ रहे हैं क्या, बेहद आसान है एक्चुअली। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे ने वेक्टर अच्छे से समझ के करता गया, बस वो सही। यहाँ पर कुछ नए टर्म जरूर होने का, लेकिन कुछ भी नया ज्यादा सीखने का बहुत मिलेगा नहीं। सारी चीजें पुरानी ही है, एप्लीकेशन भी पुराना है पूरा। आ गया। ऑनलाइन वालों को भाई बात पल्ले पड़ रही है, कुछ समझ में आ रहा ही है। इतना सारा आज नया नया पढ़ लिया हमने, बहुत सारा कुछ एक्चुअली में नया है क्या जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी तक, या कहीं से भी हमको बहुत ज्यादा नयापन लग रहा है क्या किसी में। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ दे तो बाकी को नया कुछ नहीं लग रहा है ना। वो पहली क्लास होगी उनकी आज। फाइंड फाइंड द कंडीशन फॉर, ये भी हम देखेंगे और अब बोलेंगे तो हो गया सर। तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगेगी। फाइंड द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। लाइन 1 है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी, या पी ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स क्यू वेक्टर।
मैं चाहूंगा मतलब ये हम लोग एक लाइन लिखनी हो, एक लाइन लिखते इसमें एक लाइन ही लिखूंगा मैं भी बस, और वही आंसर है, और हम सारे लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोवाइडेड हमें पता हो कि ये कोप्लेनिटी से क्या मतलब है। याद करें वेक्टर का सेकंड लेक्चर जब लाइंस पढ़ा था, लाइंस कब कोप्लेन होती है, जब वो पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो। क्या ये पैरेलल लाइंस है क्या, यानी ये इंटरसेक्टिंग है पक्का। अब सोचो क्या कंडीशन होगी। अभी अभी किसी ने कुछ बोला है यहाँ पे। हाँ हाँ बॉक्स, वेरी गुड। क्या हो गया यहाँ पर, सोचो जरा, ये प्लेन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी ना किसी प्लेन में होगी ना ये सोचो ये L1 है और ये L2 है, सोचो ये L1 है और ये L2 है। कहाँ मिलेगी वो नहीं निकालना मैं, बट हमें ये तो पता है ना इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है। इसका डायरेक्शन वेक्टर किसके लॉन्ग है, P। इसका किसके लॉन्ग, Q के लॉन्ग। और इस लाइन पे एक पॉइंट दिख रहा है क्या, A। इस पे एक पॉइंट दिख रहा है क्या, ये B। अब हमें क्या इस प्लेन में तीन वेक्टर सेम दिख रहे हैं प्लेन में, तीन वेक्टर एक ही प्लेन में, तो उनका बॉक्स जीरो होता है। कौन कौन से तीन वेक्टर दिख रहे हैं, पी क्यू और एक ए बी। तो ये तुम्हारा हो गया ए बी, इससे ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर ए माइनस बी हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बॉक्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर शुड बी जीरो। सोचो। अब इसी चीज को लिखने के देखना, अब जो लोग समझते हैं उनको तो बोलेगा कि सर एक ही चीज लिख रहे हो, लेकिन सुनना, क्या मैं इसी चीज को ऐसे बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और पी और क्यू सेम प्लेन में है, यानी मैं किसी भी एक को बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ यूजिंग थ्योरम इन प्लेन। थ्योरम इन प्लेन, क्योंकि सेम प्लेन में। नहीं समझ में आया। अब इसी पे जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इस साल एक क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में आया था वो इसी फॉर्मेट पे था, और उसने वो लाइन की क्वेश्चन को चेंज करके लिखा हुआ था। अभी अपन के आता है शीट में भी सवाल है, लेकिन कई बच्चों ने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो गया उनसे। इधर देखना है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज करो यहीं पर ही ये L1 ऐसा होता, सुनना आप ध्यान से है ना ताकि तुमको बात पल्ले पड़े। ये L2 है, एक समझदार बच्चे के लिए देखती पहचानना बेहद आसान है कि लाइन से इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ए पे। तो मैं क्या चाह रहा हूं यहाँ पे तुमसे, सुनना फिर बोल रहा हूं, लिखना मत। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2। बेहद इंपॉर्टेंट है, एज अ आर्टिकल ही मान लें इसको, पर है ना ये क्वेश्चन नहीं माने इसको। तो हमें सुनेंगे, तो हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ये ट्रेवल कर रही है पी के अलोंग, ये ट्रेवल कर रही है ऐसे क्यू के अलोंग। और ये दोनों लाइंस कहाँ मिल गई, एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर उसने हमें दे दिया गया। ये लाइन L2 है और ये लाइन L1। हमसे वो बोल रहा है इस प्लेन की इक्वेशन बताओ, ये प्लेन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो सब, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर देखें तो हम लोग बोलेंगे लोकस के लिए एक पॉइंट ले लो आर वेक्टर, लोकस के लिए एक पॉइंट ले लो आर वेक्टर, और इसको इससे क्या कर दो ज्वाइन। तो ये वेक्टर सर आपका आर माइनस ए हो गया, और ये तीनों सर एक प्लेन में, तो इनका बॉक्स जीरो हो गया सर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसको अपन है ना आर्टिकल ही लिखते हैं, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी सुनना, अब इसको चेंज करके कैसे लिखूंगा मैं, ये हेडिंग होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लेन का इक्वेशन, एक तरीके से प्लेन को मैंने पाई बोला है तो पाई ऐसे लिख के दे देगा वो। दूसरा तरीका इसी को लिखने का, जो लोग थोड़ा सा समझते हैं बातों को, कि ये अपना फर्स्ट रो है डिटरमिनेंट का, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं बीच में जो माइनस है, तो इसको बताया हुआ है ये एसटीपी में, तो इसको आर पी क्यू, और उसको उधर ले आके लिख देते हैं ए पी क्यू। सुनना बात को, हाँ। अब ध्यान से फील करना, ये कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है, फील करना, बहुत सारी चीजें कोरिलेट होती है दिखेंगी। ये क्या लिखा है, कांस्टेंट। ये ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है आर डॉट एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो एन है ये पी क्रॉस क्यू है। देख सकते हैं इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो पी क्रॉस क्यू के लोग होगा। एक ही चीज है, घुमा फिरा करके पढ़ रहे हैं, नया कुछ नहीं पढ़ रहे।
समझ में नहीं है। तो ये जो प्लेन होगा, ऑनलाइन वालों को पल्ले पड़ रही बात, ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल अपन बोल सकते हैं ना पी क्रॉस क्यू या क्यू क्रॉस पी बोल लो। क्या तुम्हें दिख रहा है ये क्या लिखा है? आर डॉट पी क्रॉस क्यू बराबर के, और पी क्रॉस क्यू को क्या लिख दिया? एन। बन गया ना आर डॉट एन बराबर। लिख रहे हैं कुछ लोग, लिख रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ, लिख रहे हैं, लिखते जाओ। मैं शक्लें याद रखता हूँ, बाहर आके जब वो पूछेंगे ना डाउट, आज नहीं 2 महीने बाद कभी भी बताऊंगा ही नहीं, ऐसे तो भगा दूंगा। सबकी याद स्कैन हो जाती है पूरी इमेज अंदर तक। इतनी भगवान की दया से मेमोरी अच्छी की शक्लें याद रहती, कौन कौन सुन रहा है कौन कौन नहीं सुन रहा है। देखता रहता हूँ मैं, और मना करने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली कुछ लोग लिख रहे हैं, 2-3 ही आइडेंटिफाई कर चुका हूँ उस एरिया में 2 लोग तो, ये भी बता देता हूँ उस एरिया में। और एक तो ढीठ आदमी है जिसको शुरू शुरू से टोकता हुआ आ रहा हूँ। समझ गए तुम लोग? अब उधर 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 समझ ही गए तुम लोग? अब पूछ लो उससे लिख रहा था कि नहीं लिख रहा था, अगर झूठ बोलो तो। लिख रहा था ना, देख लो। अब ये पूछेगा बताऊंगा थोड़ी मैं इसको। हाँ, फ्लो बिगड़ जाता है पूरा का पूरा समझाते समझाते। ये हमारे को इस तरह से लिख दूं, इस तरह से लिख दूं, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, एक ही चीज नजर आनी चाहिए। दूसरी चीज बेहद इंपॉर्टेंट, थ्योरम इन प्लेन से जाऊं इसी को लिखते हुए, और ये सीखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्योरम इन प्लेन से अगर मैं जाऊं तो मैं कह सकता हूँ ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर एक ही प्लेन में, तो मैं ऐसे लिख सकता था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज सम लैम्डा। अब लैम्डा तो यूज हो गया वहां पे, इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाते हैं, वहीं तो लैम्डा ही लिखना चाहता हूँ मैं। इसको टी और इसको एस लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको लैम्डा टाइम्स पी प्लस म्यू टाइम्स क्यू। दिख रहा है ना लोगों को? और हम इसको ऐसे लिख देंगे आर बराबर ए प्लस लैम्डा पी प्लस म्यू क्यू। ये हमारा एक और प्लेन का लिखने का तरीका हो गया। इसमें ध्यान से देखना कि ये जो ए है ये हुआ उस प्लेन पे एक पॉइंट, और ये जो 2 पी और क्यू वेक्टर है ये हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। पी भी प्लेन के परपेंडिकुलर है और क्यू भी। इन्हीं दोनों के क्रॉस से अपने को क्या मिला? नॉर्मल। यानी हम कह सकते हैं यहां पर लिखना चाहे तो दिस इज द इक्वेशन, मैं लिखा दूंगा अभी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the point A vector and is parallel with P vector and Q vector। प्लेन अगर P के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल P के परपेंडिकुलर हुआ, प्लेन अगर Q के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल Q के परपेंडिकुलर हुआ। दूसरा तरीका इसको बोलने का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस वेयर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A vector and the direction vector of the two lines are one along P vector and another along Q vector। समझ में आया? तो नहीं समझ में आया तो बहुत सारे तरीके से बोल दिया। और इस चीज को लोग कह देते हैं आजकल 2 पैरामीटर आ रहे हैं तो कुछ लोग इसको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या कह देते हैं इसको? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आया क्या? और इस साल ये आया था पेपर में, उन्होंने प्लेन की इक्वेशन को इस तरह से लिख के दे रखा था, और फिर उन्होंने एक पॉइंट की उसमें इमेज निकलवाई थी। अब इमेज के लिए याद करो, तो मैंने तुमको इमेज के लिए भी चलो यही बता देता हूं मैं, तुमको सिखाया था मैंने एक बार पहले जब डिस्कशन हुआ था, कि जैसे हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। मैं इमेज इन प्लेन सिखा रहा हूं, यहां से हेडिंग लिख लेंगे इसी के नीचे, इमेज ऑफ पॉइंट इन प्लेन। तो यहां पर अगर एक पॉइंट है x1 y1 z1, तो अगर x1 y1 z1 की हम इसमें इमेज निकालें तो ये कुछ a डैश आएगी जिसके कोऑर्डिनेट लेट मी से x2 y2 और z2 होंगे। और ये जो तुम्हारा मिड पॉइंट आएगा, ये तुम्हारा a और a डैश का मिड पॉइंट आएगा, ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि तुमने a या a डैश से ड्रॉ किया, दोनों के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो वही होगा जो हम स्ट्रीट लाइन में पढ़ते हैं, जिनको भी आता है, ये अपॉन a, हाँ अपॉन b, और z2 माइनस z1 अपॉन c माइनस 2 टाइम्स ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आता, विदाउट अंडर रूट आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहां पर कहते थे इस 2 को अगर हटा दो
तो वो क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता था। तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो कि हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, लाइन में। समझ में आ गया क्या? तो फिर उन्होंने ये यूज करवा के उसकी इमेज निकलवाई थी क्वेश्चन में। इस साल जो जो क्वेश्चन आया था एडवांस के पेपर में, इजी क्वेश्चन है, बट पता होना चाहिए ना, जो इतना भी हम बोला है, ये बच्चे ने कॉपी में पढ़ा होना चाहिए। फिर सेम क्वेश्चन का यूज शीट में 2-3 जगह शीट करी हुई होनी चाहिए थी। जिन जिन लोगों ने कर रखी थी, जो लोगों ने नोट्स पढ़े थे, उन्होंने खट से कर दिया, सवाल कुछ भी नहीं था। पहला पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन से पहचान लिया प्लेन कौन सा है, 2 लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मिल गया, उस पॉइंट का उस प्लेन में क्या निकाल दिया, इमेज, आंसर आ गया, खत्म। ऐसा ही क्वेश्चन था। छापेंगे, है ना, जैसे जैसे बोर्ड पे जो जो लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लेंगे। ये हमारे पास कहाँ गया, ये जो था, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, ए पी क्यू इज इक्वल टू बॉक्स बी पी क्यू। मेन बात है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट समझना सबसे मेन बात है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, अपने आप हम लोग कितना ही घुमाएगा वो क्वेश्चन को, आराम से हम लोग पकड़ लेंगे। कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी पे इतने बार क्वेश्चन आ चुका है, इतनी बार आ चुका है, मतलब हर साल ही आता रहता है। हम लोग अभी भी जब अपना जेई मेंस और जेई एडवांस करेंगे, तो जेई मेंस में भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, एडवांस में भी मिलेगा। और लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, और कुछ करना कुछ नहीं होता है, एक ही प्लेन में लाइंस मिल रही है, तो क्या करना है, 3 वेक्टर ढूंढने उस प्लेन में और उनका बॉक्स जीरो कर देना है, या फिर सोचे थ्योरम इन प्लेन इस्तेमाल करना है कि एक को किसी दो के टर्म में लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन बना के। बेस्ट जो है, बच्चे को बॉक्स लगता है, क्योंकि बॉक्स एक्चुअली क्या बन जाता है, डिटरमिनेंट, तो जल्दी हो जाता है सारा। क्या हो गया, बहुत बहुत बातें हो रही है उधर, क्या हो गया? मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूंगा थोड़ा। कुछ जोक याद आया हो, कुछ याद आया तो मैं भी हंसूं थोड़ा सा तो। अब मैं इतना सा ही बोल दिया हूं ना, देखना अब ये मेरी दोनों बुराइयां करेंगी, दोनों की दोनों। इतना सा बोला है मैंने, और कुछ बोला नहीं है, और फिर बोले खड़ूस है, जब देखो जब गुस्सा करते रहते हैं। बट अब क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ। हो गया, ये वाला इससे इतना सा पोर्शन हटाना है। यहाँ पर अपन एक नोट लिखेंगे, है ना, मैंने बोला था मैं डिक्टेट कर दूंगा, तो अपन आखिरी में आके बता देंगे। इमेज से पहले यहाँ पे एक नोट आएगा, नोट। क्या हो गया यार? हाँ, तो ये टोपी बोल रहा है ज्यादा। हाँ, कुछ नहीं बोला। डाउट, कौन? अरे, इसीलिए तो बस
हाँ हाँ। अच्छा, कुछ नहीं। अरे हो गया क्या? नोट लिखा दूं? यहां पर लिखेंगे दिस डिनोट्स, इसके नीचे ये जो लिखा है, दिस डिनोट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस डिनोट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन containing, this denotes equation of plane containing the point a vector, containing the point a vector and is parallel to, and is parallel to two non-collinear vectors, and is parallel to two non-collinear vectors p vector and q vector, and is parallel to two non-collinear vectors p vector and q vector. लिख लिया होगा। अब ये इमेज वाला फॉर्मूला लिख लो। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना। स्पेसिफिकली जब मैंने पूरा आर्टिकल अभी पीछे पढ़ा दिया है कि अपने को ये प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये देखते हैं क्या समझ में आ जाना चाहिए अपने को। दो लाइंस के इंटरसेक्शन वाले प्लेन की इक्वेशन ही है। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों? 1, -2, 0, और एक लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये हो गया और दूसरी लाइन का ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है? एसटीपी फॉर्म में लिखो। एसटीपी फॉर्म में लिखने के लिए अपने को उसी प्लेन में तीन वेक्टर चाहिए। एक अपना क्या हो गया? लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। दूसरा भी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। तीसरा अपना आर को जो फिक्स पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। हमारा पहला वाला का जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो सिंपली हो गया आर माइनस ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज I-2j। और फिर यहाँ पर लाइन के डायरेक्शन वेक्टर 2i j एंड 3k, एंड तीसरा 3i 4j -k, और इनका बॉक्स इज इक्वल टू 0। ये पहला हो गया। रही बात वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म तो और आसान। वेक्टर फॉर्म के लिए कैसे लिखते हैं? आर वेक्टर बराबर पॉइंट, तो पॉइंट तो दिखी गया अपने को I-2j। अरे हाँ, आर ऐसे लिख देते हैं R-A। ठीक है क्या? R-A डॉट एन। और एन कैसे निकलेगा वो देखो समझा रहेगा, P क्रॉस Q। तो एन के लिए हम इन दोनों का क्या ले लेंगे? क्रॉस। अब वो लिख लेंगे यार, है ना। P क्रॉस Q कैसे निकलेगा अपने को पता है कैसे निकलेगा। अरे बात समझ में आई क्या? ऑनलाइन वालों को ये दोनों समझ में आई बात? एसटीपी और वेक्टर फॉर्म। वेरी गुड। याद है हम लोगों को पहले जब वेक्टर के अंदर अपन ने एक क्वेश्चन किया था, चार पार्ट, जिसमें दो हमने क्लास में किए थे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है या पैरेलल है। याद है? तो जिन्होंने भी वो अपने हाथों से सवाल किया होगा होमवर्क में और शीट में भी थे। अब उन्हीं क्वेश्चन को मैं तुम्हें और फास्ट बताऊं कैसे कर सकते हैं। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के अपन उसको जल्दी कर सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर तुम ध्यान से चीजें समझ रहे हो ना, तो यू विल बी वेरी इजिली एबल टू कोरिलेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो अपन लोग पढ़ते हुए आए हैं पीछे से, है ना, अगर तुम पढ़ते हो तो।
तुम्हें कुछ भी लगेगा कि याद करने की जरूरत लगी नहीं रही है 3D के अंदर, तो सब कुछ पढ़ा हुआ सा लग रहा है। हटा दो इधर से। अरे हो गया भाई। मैं याद दिला दूं, मैंने एक आर्टिकल तुम्हें स्ट्रेट लाइन से पढ़ के आने के लिए कहा था। एंगल बाइसेक्टर, हाउ टू डिटरमाइन एक्यूट, हाउ टू डिटरमाइन ऑब्ट्यूज, बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट, जिसमें अपन ओरिजिन वाला केस स्पेसिफिकली पढ़ते थे और फिर जनरल अपन 1,2 या -1,4 दे दिया तो उसके लिए भी पढ़ते थे। मैं बोल चुका हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ, जो भी लोग इसके बावजूद भी नहीं पढ़कर आएंगे उनको ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ब्रीफ आउट नहीं करने वाला हूँ कि वहां पे क्या करा था, है ना। यहाँ पर हम प्लेन पढ़ रहे हैं, लाइन नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गिवन टू लाइंस, टू लाइंस L1 R बराबर 2 J प्लस K प्लस लैम्डा टाइम्स I माइनस J प्लस K एंड L2 R बराबर 2I प्लस 3J प्लस 6K प्लस म्यू टाइम्स 2I प्लस J प्लस 5K। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूँ। याद करो, हमने इसकी चर्चा ये तीसरी बार हो रही है। पहली बार हुई थी वेक्टर के अंदर शुरुआत में, फिर हमने एक आर्टिकल पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तभी भी मैंने कहा था कि वहां से अपन पता कर सकते हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं, क्योंकि इसको देखने के बाद ये तो सबको दिख जाता है लाइंस पैरेलल नहीं है। तो ये देखने के बाद लाइंस पैरेलल नहीं है, मैं तुमको अभी जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। क्योंकि ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो या तो ये इंटरसेक्टिंग होगी या स्क्यू होगी। अगर ये इंटरसेक्टिंग हुई तो ये पक्का एक प्लेन में होंगी, यानी ये लाइंस कोप्लेनर हुई। अब चेक कर लेते हैं कोप्लेनर है कि नहीं है। कैसे चेक करा जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में समझ आ जाएगा। ये L1 है, ये L2 है। L1 पे कोई एक पॉइंट दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? 0, 2, 1। अब फिर बच्चे 2, 1, 0 लिख देते हैं। ध्यान से देखना, ये सब चीजें होती है मिस्टेक, है ना। यहाँ पर 2, 3, 6 लाइन का डायरेक्शन वेक्टर इसका 2I प्लस J प्लस 5K, ये हो गया। इस लाइन के डायरेक्शन, इसको P बोल देता हूँ। इसका हो गया Q, जो कि हो गया I माइनस J प्लस K। सही है क्या बात? अब मैं कह रहा हूं, अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो कोप्लेनर होगी। तो कोई भी 3 वेक्टर जो मुझे सामने देख रहे हैं इनका बॉक्स 0 आ जाना चाहिए। तो कुल मिला के बॉक्स में एक तो P आ गया, एक Q आ गया और एक ये वाला वेक्टर आ गया। अब मैं इनके बॉक्स की वैल्यू चेक कर लूं और क्या कर लूं, 0 है या नहीं। 0 है तो मतलब इंटरसेक्टिंग, और 0 नहीं है तो नॉन इंटरसेक्टिंग। तो इधर मैं बोलूं कि डिटरमिनेंट क्या बनेगा, डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर, वो कितना आ गया, -2, 1, 1 आएगा माइनस का, और ये आएगा -5। और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 2, 1, 5, और ये 1, -1 और 1। ये चेक करो कितना आ रहा है। अगर ये 0 आ गया तो ये लाइंस, हाँ, अपने को दिख गया ऐसे कैसे कि पहली रो और दूसरी रो सेम है, तो क्या 0 दिख गया क्या? और अगर ये 0 है मतलब लाइंस कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग। हम ये भी कह सकते हैं इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगी। अब उल्टा चलते हैं, अगर मैं बोलता शुरुआत में कि इनकी लाइन के बीच का क्या निकालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो तुम अगर वो वाला फॉर्मूला जो अपन ने पहले दिया था वेक्टर में वो निकालते तो 0 आता। इसका मतलब फिर से क्या हो गया, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, हेंस कोप्लेनर। आया आवाज समझ में? अब आ जाओ दूसरी चीज पे। अगर मैं बोलूं ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो चलो पैराग्राफ बना दिया। सेकंड पार्ट में पूछ लिया कि उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जिस पे लाई कर रही है, तो आ गया ये P क्रॉस Q से तो इस प्लेन का नॉर्मल आ गया। और ये रहे 2 पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पकड़ा और प्लेन का नॉर्मल बताया तो आंसर आ गया। खत्म हो गया। इसी में एक चेंज और कर देता हूं, इसीलिए मैंने वहां पर उसको रब करा था। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस। अब इसको भी देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन पैरेलल लाइंस। अब ये लाइन L1 मान लेते हैं ऐसी है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स P। ये लाइन L2 है, R वेक्टर बराबर B प्लस म्यू टाइम्स P। तो देखते ही दिख रहा है अपने को कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। अब ये रही लाइंस, ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन चाहिए। ये रही पहली लाइन, इसको कह दो L1। ये रही दूसरी लाइन, इसको कह दो L2। ये लाइन पे एक पॉइंट दिख रहा है तुम्हें A, इस लाइन पे भी एक पॉइंट दिख रहा होगा B। और ये दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, सेम है।
अब कैसे निकाले सर यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन? वही काम, अपन ने एक पॉइंट लिया लोकस के लिए आर, आर को ज्वाइन कर दिया किसी भी एक से, सपोज करो इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये वेक्टर क्या हो गया? आर माइनस ए। अब इस प्लेन में तीन वेक्टर ढूंढो, तो एक तो हो गया लोकस, एक हो गया पी, अब यहाँ क्यों नहीं है, एक दूसरा अपने आप ढूंढना पड़ेगा, ए बी। नहीं समझ में आया? तो एक वेक्टर हमारा ये हो गया बी माइनस ए। अब क्या करेंगे अपन? बॉक्स, सबसे पहले आर माइनस ए, फिर बी माइनस ए, और फिर पी इज इक्वल टू जीरो। ये कौन सा फॉर्म हो गया? एसटीपी फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म देखो, ये प्लेन का नॉर्मल, तो ये प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? पी के परपेंडिकुलर और ए बी के भी परपेंडिकुलर, तो हमारा जो प्लेन का नॉर्मल आएगा वो आ जाएगा पी क्रॉस ए बी वेक्टर। ये प्लेन का नॉर्मल आ गया। प्लेन पे कितने पॉइंट मौजूद है? दो, कोई भी एक पकड़ा, नॉर्मल पता है, वेक्टर फॉर्म आ गया। नहीं आया था मैं। दूसरा, एसटीपी फॉर्म में ना लिखो तो थ्योरम इन प्लेन। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर एक ही प्लेन में है। तो इस वेक्टर को मैं आर माइनस ए वेक्टर को आई कैन राइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड, ये लो। क्या सर यहाँ ए माइनस बी आ सकता था? अरे वो बाहर लैम्डा है, म्यू है, स्केलर की वैल्यू बदल जाएगी, आ सकता। ये लो, लैम्डा और म्यू रिपीट हो गए भाई, यहाँ पे टी लिख देते हैं, यहाँ पे एस लिख देते हैं, ये लो। हाँ, हो गया, मतलब हो गया। ठीक है, ऑनलाइन वालों को कुछ पल्ले पड़ रहा है भाई बातें? आर दे अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया है ना। ये सब रटना नहीं है भाई, ये कहीं पर भी मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि इसको रट लो, समझने का है सारा खेल। एक बार हम तमीज से बैठ के लेके बैठेंगे ना, तो ये परमानेंटली हमारे को खुद को दिमाग में बैठ जाएगा स्कैन होकर के ना। कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें तरीके सिखाए जा रहे हैं अलग अलग, और उनको इंटरप्रीट करना, उनको कोरिलेट करना वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बताया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। रट्टा मत मारना इन सबका, फिर बोल रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा।
ये भाई आज के लिए अपना लास्ट है ना part। फिर अगले टर्न पे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सवाल मेरा तुमसे ये है सिंपल, कि ये प्लेन पे तुम्हें किसी ने 3 पॉइंट दे दिया, और ये चर्चा आज नहीं पहले भी कर चुके हम लोग। किसी ने इस प्लेन पे 3 पॉइंट दे दिए अपने को, और तीनों पॉइंट पता है, 1 2 3 है, एक 0 1 2 है, एक -1 4 5 है। इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। सर हो गया सर, एक पॉइंट पकड़ लूंगा, ए को बी से, ए को सी से ज्वाइन करके नॉर्मल लिख दूंगा, सर हो गया। आया ना। अब मैं कह रहा हूं जब तुम वो लिखोगे तो एक तरीका अपना एसटीपी भी होता है। तो एसटीपी में अपन क्या करते हैं, लोकस के लिए क्या ले लेते हैं, यहाँ पे आर, आर ले लेते हैं ना अपन। आर क्या हो गया अपना, एक्स वाई जेड। तो क्या तुम्हें ये दिख रहा है, आर, ये और ये 3 वेक्टर एक ही प्लेन में हो गए। तो इनका बॉक्स जीरो, और बॉक्स क्या होता है, डेट। तो ध्यान से देखो, तो इस प्लेन की इक्वेशन अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने जाऊं मैं, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, और डिटरमिनेंट में यहां पर आएगा x-x1, y-y1, z-z1, x2-x1, y2-y1, z2-z1, और x3-x1, y3-y1, और z3-z1। क्या ये बात पल्ले पड़ी? कुछ लोग देख रहे हैं, अबे बॉक्स जीरो कर देंगे ना बे। ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का बॉक्स क्या कर देंगे, जीरो। यही तो इस प्लेन की इक्वेशन हुई, और बॉक्स को ही लिख दिया ना ऐसे मैंने, नहीं आया समझ में। और थोड़ा सा बुद्धि पे जोर दो, बुद्धि पे जोर दो, तो ये देखो, ये जो पहली रो है ये काम कर रही है r-a का, और ये डॉट इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो p क्रॉस q है। देखो जरा ध्यान से, ये p, ये q, p क्रॉस q, ये तुम्हारा नॉर्मल का काम। आज के लिए इतना होमवर्क लिखेंगे, और अगले टर्न पे आगे बढ़ेंगे। फिर बोल देता हूँ, आज भी नहीं हो पाया, कल होएगा, लेकिन अगले टर्न पे होएगा क्या, एंगल बाइसेक्टर। अब वो इसके बावजूद भी कोई बच्चा अगर अगले टर्न पे बगैर पढ़े आया स्ट्रेट लाइन से, तो उसको दिक्कत होगी, डेफिनेटली होगी। हमारा होमवर्क रहेगा अगले टर्न का, डू योर सेल्फ 1 से 5 3D के अंदर, और रेगुलर रेस कितनी हुई थी, 20। तो 29th वाली रेगुलर रेस, ये हमारा अगले टर्न का होमवर्क है। अभी मैं शीट O1 में से जान पूछ के नहीं दे रहा हूँ, ताकि हम लोग पहले डू योर सेल्फ और थोड़ा सा रेस को भी आगे अपन कर लेते हैं। एक टर्न रेस के लिए भी इस वीक में हो जाएगा, ताकि, और बस उसके अगले टर्न से, यानी कि अगली क्लास के बाद से अपने को शीट से भी होमवर्क मिलने लग जाएगा। और फिर बोल देता हूँ, पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी 3D की भी, बट ऑर्डर में वेरी, क्वेश्चन सारे मौजूद होंगे उसके अंदर, बट हो सकता है ऊपर नीचे मिले। आज के लिए इतना ही। यस, इतना सा ही होमवर्क है आज के लिए, ज्यादा नहीं है। रिवाइज करें अपन बैठ करके वेक्टर की शीट को, द एंड ऑफ द क्लास।